दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं किसी एक यूनिट से, समझते हैं, 2 यूनिट से 3 होते हैं, 2 से 2 होते हैं। क्लियर? तो जो यूनिट फर्स्ट है उससे 3 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी बनती है। तो उससे जो 2 क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। वन इज रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल एंड सेकंड वन इज रिलेटेड विद द थ्योरी पार्ट। ठीक है? परंतु हमको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे फिर काम नहीं चलने वाला। तो जब हमने कल बात किया देन वी वर टॉकिंग अबाउट द बेसिक 3 टर्म्स, बुककीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, एंड डायरेक्टली देन वी कम्स टू नो अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना? Where we have spoken a lot about the concepts and conventions, and this is one of the most important question as far as your final exam is concerned. Sometimes the entire part may come, sometimes 3-4 options may be there कि इनको explain कीजिए। तो छोटा छोटा एग्जाम्पल कर लेंगे आप, उससे आपका काम चल जाएगा। एंड द टुडेस क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस है इसी में से। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा सा मिस हो गई, इसको स्पीड अप विद इन 10 मिनट्स करेंगे हम। देन आफ्टर 10 मिनट्स देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है? और फिर हम इनकम स्टेटमेंट तक का पार्ट आज अभी इस सेशन में करेंगे। जी सर, यस सभी दे दूंगा, आपको आज चाहिए आज ले लो। मेरे से पहले आप एक नंबर दो, मैं दे देता हूँ, नहीं तो मैं मैडम को दे देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको ठीक लगे, ये आपके लिए है, मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है ना? मैंने सोचा था कि 2-3 दिन का इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं गीता मैम जी को दूंगा। अब थोड़ा थोड़ा उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम पहले बहुत टाइट रहता है। ठीक है ना? ये तो खुद एचआर के हैं तो इतना कुछ मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। एक बार मेरा हेल्थ खराब हो गया एंड आई वाज अनेबल टू कंप्लीट माय वर्क वेल इन टाइम। जब मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, शी वाज सो मतलब टू मच कोऑपरेटिव। इन्होंने जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा इन्होंने मेरे को टाइम दिया। तो एचआर के हैं तो रहते हैं। तो बेटा जब हमने इसमें अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो जो कुछ हमने कल डिस्कस किया उसके बारे में कहते हैं। कल हमने क्या बात बोला इसके बारे में कि देयर इज एनी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है तो इवेंट है, ट्रांजैक्शन है तो उसका मनी वैल्यू है, तभी वो हमारे लिए यूजफुल है। क्लियर? और हमने उसको रिकॉर्ड किया और उसकी एक पोजीशन बनाया। अब आपके सिलेबस में एक बेटे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना, कंपनीज। और उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दीज आर एज पर 1956, जबकि आपकी जो आज एज ऑन टुडे वी हैव 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी सिलेबस में 56 है, तो इसलिए वो वर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यूज कर रहे हैं वहां पर, तो उसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। तो जब हम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो बुक कीपिंग पार्ट वाज देयर, हमने इसमें रिकॉर्डिंग की बात किया था। देन वी वर कंसर्न अबाउट दिस पार्ट कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटे। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डेट वाइज लिखेंगे इसको। तो वो सारी की सारी जनरल जनरल फीचर्स आपने इसके यहाँ पर साइड बाय साइड करने हैं। ठीक है? और इसकी नेचर वगैरह पूछ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि द क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज टू सिंपल इट इज टू डिफिकल्ट टू राइट, ये ध्यान रखना आप। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, तो देखने में तो बहुत आसान है, परंतु जब लिखने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी। एंड द टिपिकल क्वेश्चन इज ऑलवेज इजी टू बी रिटन। ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये इसके पर्पस क्या है, अकाउंटिंग की पर्पस कुछ नहीं है, वही है कि मैंने कल बताया था, टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, for decision making, for how many number of days we can give the credit, for how many number of days we need for credit, for keeping records, for comparison,
कंपैरिजन दो तरह का होता है, इंट्रा एंड इंटर। ठीक है, अभी अगले यूनिट में आएगा तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटर होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे 4-5-6 डिपार्टमेंट है उनमें करते हैं, और इंटर करते हैं एबीसी कंपनी इज कंपेयर्ड विद XYZ कंपनी, बट दिस शुड बी विद इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह की वो बातें करता है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है कि इज द अकाउंटेंसी प्योर साइंस as this also follows certain principle, or is it the art and science? Clear? तो देखो एक सिंपल एग्जांपल है, 100 unit was purchased at the rate of 10 rupees. Again 100 units were purchased at the rate of 15 rupees. Again 100 units were purchased at the rate of 18 rupees. Clear? 250 units are sold. 250 units are sold. What is the amount of profit? आप कैलकुलेट कर लोगे सभी लोग? Yes or no? परंतु कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्टॉक में रखोगे तो वो कौन सा किस रेट से रखोगे आप? या तो आप उनको एवरेज प्राइस पे रखेंगे, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रखेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे रखेंगे। यू हैव टू सर्टेन सिस्टम। तो सिस्टम है तो क्या है बेटा, ये आर्ट। व्हाट विल बी नोन एज आर्ट। अगर साइंस ये कहता है भाई, साइंस क्या होता है भैया, विच प्रूव्स दैट द रिजल्ट्स विल रिमेन सेम। मान लो इन्होंने किया एवरेज बेस पे, आपने किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन्होंने किया लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या प्रॉफिट सेम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो कल हमने कंजर्वेटिव अप्रोच पढ़ा था, उसने हमको कुछ और समझाया था। क्लियर? तो ये कहता भी देखो, जो अकाउंटेंसी है ये भी आर्ट्स है। आर्ट्स कैसे आर्ट होते हैं बेटे, विच इम्प्रूव्स बाय वे ऑफ
हो गई, क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटे अकाउंटिंग पे। तो जब हमने बात की अभी अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस, तो साइंस पे जब हमने बात किया तो वी स्टार्टेड इट विद द रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग। अब ध्यान से सुनेंगे भैया। बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को दो पार्ट में बांटा जाता है, रियल एंड नॉमिनल। तो सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि आप दूसरे फील्ड से भी है, तो तीन में बांट लो, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अकाउंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लियर? तीन तरह से बांट लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं, दीज आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। नेचुरल पर्सन्स, वी ऑल आर सिटिंग हियर, वी ऑल आर नेचुरल। हमारा बर्थ हुआ, एक प्रोसेस में हुआ, नाम है, आइडेंटिटी है, यू आर बाइंग एंड सेलिंग विद योर नेम्स, योर सिग्नेचर्स आर वैल्यूएबल, यस नो। तो हम सभी कौन है बेटे? नेचुरल पर्सन्स। सेकंड इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स आर दोस व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ, व्हिच आर क्रिएटेड बाय लॉ। वी आर इन द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है ना। सो दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। इनका अपना एक नाम है, अपना एक सिंबल है, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। किसी पे केस करना है तो ये अपने नाम से करते हैं, लो करते हैं तो इनके नाम से करते हैं, परचेज सेल सब कुछ ही किसके नाम से करते हैं? अपने नाम से करते हैं। तो एनीथिंग विच वन इज क्रिएटेड बाय लॉ, एबीसी कंपनी, एक्सवाईजेड कंपनी, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, these are created by law, so these are known as artificial persons. Clear? And third one, that is known as representative personal account. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब वो देखने में कुछ और लगेगा आपको, परंतु वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज द टर्म प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस किसको प्रीपेड किया बेटे? पेड इन एडवांस। तो किसको पे किया होगा? इधर टू द कंपनी, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। और इफ यू हैव पेड योर एजेंट, वो नेचुरल है। तो दोनों के दोनों पर्सन ही है, दोनों के दोनों कौन होंगे? पर्सन ही होंगे। तो जो पर्सनल अकाउंट होंगे उसके ऊपर हमने रूल लगाया सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इज इट ओके? तो सेकंड अकाउंट है, फॉर एग्जांपल, दैट इज नोन एज रियल अकाउंट। दैट अकाउंट इज नोन एज रियल अकाउंट। बेसिकली ये एसेट्स के केस में एप्लीकेबल है, इज डील विद ऑल एसेट्स। इट सेज डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोes आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में जो कुछ आता है उसको डेबिट करो, और जो कुछ चला जाता है उसको क्रेडिट करो। इज इट ओके? थर्ड इज दैट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। थर्ड वन इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट, which deal with all kind of expenses and losses, incomes and gains। expenses and losses, incomes and gains। तो ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। भाई ये मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, इस साल में जो पिछला पेपर था उसमें 10-12 एंट्री दी हुई थी और वो आपसे एंट्री पूछी गई। क्लियर? तो जब हम एंट्री करते हैं तो ये तीन चीजें ही आपको याद रखनी है कि वो अकाउंट ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। क्लियर? तो उस पे तीन से ज्यादा चौथा रूल कोई नहीं है। पर्सन्स के ऊपर कौन सा लगा बेटे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट्स पे कौन सा लगा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोes आउट। क्लियर? और इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस पे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप कहेंगे सर अब लायबिलिटी वाला कहां गया?
एसेट्स की तो आपने बात की, तो लायबिलिटी वाली तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो पर्सनल में से उनमें से अपने आप ही बन के आएंगे। जैसे आप इन्वेस्टर हैं बेटे, यू हैव इन्वेस्टेड द मनी वेयर इन द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमेंबर दैट द ट्रांजैक्शंस आर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, आपने अपने बिहाफ पे नहीं लिया, तो यू योरसेल्फ इन्वेस्टेड द मनी। फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द एंट्री, आप पैसा लेके आए तो क्या है वो हमारे लिए एसेट्स, तो आई विल हैव डेबिट कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके अकाउंट को क्या लिखेंगे इन्वेस्टर्स को, कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल, क्या लिखेंगे बेटा इसको, टू कैपिटल। इज इट ओके, इज इट ओके। सेकंड, वी हैव परचेज द फर्नीचर, जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा तो जाएगा क्या, कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ऐसा करेंगे। फर्नीचर इज परचेज फ्रॉम एक्स, फर्नीचर इज परचेज फ्रॉम एक्स, तो आया क्या, फर्नीचर, और गिवर कौन है, एक्स, एक्स कौन है, पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही होगा, यस नो। अब दो तरह के होते हैं डिस्काउंट, ये ध्यान से सुन लेना भाई, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज नोन एज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स एंड देयर विल बी नो एंट्री फॉर द ट्रेड डिस्काउंट, देन देयर विल बी नो एंट्री फॉर द ट्रेड डिस्काउंट, इसको डायरेक्ट लेस कर देंगे। आप 1000 की चीज 400 रुपए में सेल से लेके आते हो, तो बिल 400 का मिलता है या 1000 का मिलता है, 400 का ही मिलता है, तो वहीं पर लेस हो गया, बात खत्म हो गया। तो हम एंट्री किसके बेस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, तो डॉक्यूमेंट स्पीक्स अबाउट 400 नॉट अबाउट 1000 एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर द प्रमोट क्विक रिकवरीज। भाई अगर आपको 15 दिन का उधार दिया, परंतु अगर आप दिवाली से पहले इसको पे कर देते तो आपको 2%, 3%, 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। So if it is given, it is loss, and if we received it, then it is income. तो उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करते हो आप। इज इट ओके, यस नो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली पूछ लेते हैं शॉर्ट पार्ट में, कि कैश बुक ऑलवेज शो देयर डेबिट बैलेंस, व्हाई, कैश बुक ऑलवेज शो देयर डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक क्या भी एसेट्स का था, तो उसमें जितना पैसा आएगा, क्या आप उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, जितना पैसा आपके पास होगा क्या आप उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, तो बैलेंस कौन सा आएगा उसका, डेबिट ही आएगा, कौन सा आएगा, डेबिट ही आएगा। इन केस ऑफ बैंक इट इज पॉसिबल the overdraft balance may be there, but in a case of cash it is always debit balance, clear। तो जो नॉन कॉमर्स वाले एक हाथ खड़ा करेंगे बेटा, तो आपके लिए इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं कुछ वहां से करूंगा, पीछे वालों को दिखाई पड़ेगा, पड़ जाएगा ना, चलो फिर कोशिश करते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, हमने बोला कि ट्रांजेक्शन दो तरह का किया, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे ही किया। देखो एक होता है अकाउंटिंग जनरल डेबिट क्रेडिट का रूल, क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, इन केस ऑफ द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन केस ऑफ द रियल अकाउंट किससे डील कर रहा है, विद द एसेट्स, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और नॉमिनल में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तीन रूल हमने इसमें अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, that is known as accounting equation, जिसके लिए we are talking that all assets इसकी इक्वेशन करनी है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इज इट क्लियर, अगर इनमें से कोई एक भी होता तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखना, अब इसको सिंपल कर रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ₹1 लाख,
यहाँ पर कैपिटल कितना होगा बेटे, और यहाँ पर कैश कितना होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, वी हैव परचेज द फर्नीचर रुपीज 20,000। अब ये बस थोड़ा सा बड़ा ग्रीन से क्वेश्चन बता दिया। फर्नीचर में कितना करते हैं 20, यहाँ पर 20 का हुआ लेस 80 और ये 20 और यहाँ पर 1, दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, वी हैव परचेज द गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, तो उसको कितने का परचेज किया था 50,000, इसमें उधार में, ठीक है ना, क्रेडिटर 50,000, तो यहाँ पर भी दोनों दोनों कितने हो गए 1,00,000 और 50,000। क्लियर, अभी कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 इज सोल्ड फॉर 40,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 इज सोल्ड फॉर 40,000। क्लियर, तो यहाँ पर ये कैश कितना बढ़ गया था, ये हो गया 120 20 और ये इसमें से 30 लेस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये कितना बना 7, ये 50 बन रहा है अभी। तो अभी जो प्रॉफिट और लॉस होता है इट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द कैपिटल अकाउंट, the amount of the profit and loss will be always transferred to the capital account। तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर दो बेटे, लॉस होगा तो उसमें से लेस कर दो, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 10,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी सैलरी पेड रुपीज 50,000 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर से 50,000 का हो जाएगा फिर लेस प्रॉफिट है लॉस है हमारे लिए लॉस, यहाँ से भी 50,000 क्या करेंगे लेस कर। क्लियर, तो कई बार एक छोटा क्वेश्चन हो जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो आपने हर इक्वेशन के डबल इंपैक्ट होंगे, हर इक्वेशन के कितने होंगे डबल इंपैक्ट होंगे, तो आपने सिंपल अपना आईक्यू लगाना है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, एक पार्ट होगा एसेट्स, सेकंड पार्ट होगा लायबिलिटीज। क्लियर, आप इसको अलग अलग कॉलम में लाइन में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन है इसके बीच में अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्लियर, और बच्चे इसकी शेप से देखते हैं क्वेश्चन का बड़ा रूप सा देख के छोड़ देते हैं, इसमें है ही कुछ नहीं। तो इसमें ध्यान क्या रखेंगे आप, that the amount of the profit or loss will be transferred into the capital। प्रॉफिट है तो ऐड कर दो और लॉस है तो उसमें से लेस कर दो, मैटर ओवर, मैटर विल बी ओवर। इज इट ओके, इज इट ओके, अब ध्यान से सुनो, जनरल एंट्री किया, फिर आपने इसको क्या किया ट्रांसफर कर दिया किसमें लेजर से, क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद हमने क्या निकाला वहां पर बैलेंस निकाला, कौन से बैलेंस निकाले आपने ट्रायल बैलेंस निकाला, मतलब बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, and now these balances of debit and credits will be verified either the sum total of both sides is coming equal or not, and if this sum total of both sides is coming equal it means from arithmetic point of view our books of accounts are okay। ठीक है जी, तो अब हम आप सब अगर कर सके तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, एक 50 आ जाएगा आपके सामने, और म्यूट कर लेना साथ में, नहीं तो आवाज पे वो करेगा। और इसके ऊपर भी हम ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही लगाएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा में टाइम लग जाएगा। क्या होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ बैलेंसेस, कौन से बैलेंसेस, टू टाइप ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है भैया। और ये मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए भैया।
भाई इसका कोई ज्यादा वो तो नहीं है, परंतु जब तक ये नहीं बनेगा तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मैंडेटरी हमारे लिए बनाना? कौन कौन सी स्टेटमेंट मैंडेटरी हमारे लिए बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड यहीं से बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बनाना है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटे? इट इज अ समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्पीकर को म्यूट कर लेंगे, ऊपर से होता है एक बटन। तो डेबिट एंड क्रेडिट को हम इसमें क्या करते हैं बेटे? समरी बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर बात किया उसके हिसाब से कुछ के डेबिट बैलेंस निकलेंगे और कुछ के क्या निकलेंगे? क्रेडिट बैलेंस निकलेंगे। और दोनों का सम टोटल कितना आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट कि ये बनाया जाए? बिकॉज टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कल 50 रुपए का डिस्प्यूट था भाई, वो डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, तो उसको अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक किया जाएगा। टू लोकेट द एरर्स, देखो कुछ एरर्स होती हैं जो नेचुरल, व्हेन यू विल डू समथिंग यू विल डू सम मिस्टेक्स, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक। तो सम काइंड ऑफ एरर्स नॉर्मली टेक्स प्लेस। जैसे चाय का टाइम होता है ना, तो 720 लिखना है तो 270 लिखा जाता है, फिगर्स आगे पीछे हो जाते हैं, नॉर्मली हो जाता है, इंटेंशनल नहीं होता, नॉर्मली हो जाता है। और समटाइम्स बिकॉज ऑफ द एरर, बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, मैलाफाइड इंटेंशन से भी कुछ काम करते हैं, तो हमने एरर्स को भी फाइंड आउट करना भी है। एंड टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज my ultimate objective is to know the amount of profit or loss and the position of assets and liabilities। तो मुझे तीन बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे जो हमें अचीव करना। इज इट ओके? आफ्टर दिस पार्ट, व्हेन वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, तो इसकी हेल्प क्या होती है भैया? सर ने दिए थे मुझे 1 लाख रुपए और भाई साहब ने दिए थे 10,000 रुपए। तो पैसा कितना आया? 1,10,000। जिनसे 1 लाख है तो उनके खाते में 10,000, जिनके से 10,000 है उनके खाते में 1 लाख चला गया। तो जब हम इसको चेक करेंगे अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं मिलने वाला। और तो एक्चुअल में मिस्टेक है या नहीं है? यस और नो? तो भी एरर्स हैं तो हमने उसको भी रेक्टिफाई करना है। जब वो एक्स वाई जेड बोलेगा तो फिर हमने उसके डेट के हिसाब से उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको ये करना। दूसरा क्या कि हमारे जो बुक्स हैं वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कुछ इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स। सभी चीज को एक चीज ध्यान रखना भाई, जितने भी स्टेटमेंट्स हमने बनाई, दीज आर बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स थी। तो ये किसकी बेस पे बनाई हमने? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के बेस। किसके बेस पे बनाई बेटा हमने? हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के बेस पे बनाई। बीस वी हैव टेकन द बुक वैल्यू इनटू अकाउंट, नॉट द फेयर वैल्यू। भाई एक प्लॉट था, वो दादाजी ने परचेज किया 10,000 रुपए का, और प्लॉट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो उसकी वैल्यू कितनी शो करते हैं बुक्स में? 10,000 रुपए की। तो आज उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो 1 करोड़ रुपए है। क्लियर? परंतु हम एक तरफ तो बोलते हैं कि जो हमारी बुक्स है वो एक्चुअल पोजीशन शो करती हैं, तो क्या वो एक्चुअल पोजीशन शो करती हैं? नहीं कर रही हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर हाईलाइट करते होते हैं। तो इसके बनाने बुनाने के पॉइंट पे मत पड़ना कि ये कैसे बनता, कैसे करेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। बनेगा कैसे? ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किस किस के आएंगे बेटे? All assets always show their debit balance. Please mute everyone. Please mute everyone. All assets always show their debit balance and all liabilities always show their credit balance. ठीक है भैया? एसेट्स वालों को डेबिट में शो कर दो, लाइबिलिटीज वालों को क्रेडिट में शो कर दो। फिर दूसरा क्या था सर? All expenses and losses always show their debit and all incomes and gains always show their credit. क्लियर? और पर्सनल वालों के बैलेंस आए जाएंगे भैया, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट जैसा भी आएगा। तो जब हम इन सारों को डेबिट और क्रेडिट को डाल देंगे तो फिर हमें टोटल चेक करना है। अगर ये टोटल मैच कर गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 1,000। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 1,000। तो हम क्या करेंगे? 1,000 के ट्रांजेक्शन को ढूंढना शुरू कर देंगे। गलत हुआ। क्या होगा बेटे? आइटम विच नीड्स टू बी डेबिटेड हैज बीन क्रेडिटेड। तो जो डिफरेंस आई उसको 2 से डिवाइड करोगे। जो डिफरेंस आई उसको कितने से डिवाइड करो? 2 से। फिर उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फिर क्या होता है? इफ द डिफरेंस अमाउंट इज टोटली डिवाइडेबल बाय 9,
जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो किससे डिवाइड हो जाता है? 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो फिगर्स थे वो मिसप्लेस हो गए। जैसे मैंने बोला था 720 इज रिटन एज 270, तो इसके डिफरेंस को डिवाइड करके देखेंगे वो 9 से डिवाइड होगा। तो जब फिगर्स रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी नंबर में, तो दिस आर डिवाइडेबल बाय 9। फिर क्या होता है बेटे कि टोटल डिफरेंस इज कमिंग, एंड में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो आप टोटल करते हैं ना, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसमें गलती है, फिर टोटलिंग में मिस्टेक्स होती है। तो इस तरह से आपने उसको वेरीफाई करना होता है। क्लियर? और फिर इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे भैया, देयर मे बी सम काइंड ऑफ द एरर्स एंड प्रॉब्लम्स, और फिर हमें इसको उसके हिसाब से वेरीफाई कर लेना। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ बेटे, ये न्यूमेरिकल आपने एक बार कर लेना। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वो बता देता हूँ। Sometimes one trial balance may be given you in the question. Examiner may say that this is the copy of the trial balance presented by the accountant of ABC company. You are hereby requested to verify it either it is properly or not. तो इसमें दो तीन गलतियां होती हैं। इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखते हैं बेटे एज ऑन। उसके ऊपर नीचे क्या लिखते हैं? एज ऑन। तो ये बैलेंसेस आज इस डेट तक के हैं। क्लियर? फिर हम उसको डेबिट और क्रेडिट में करते हैं। तो एक दो आइटम को जानबूझ के डेबिट को क्रेडिट में लिख देता है और क्रेडिट को डेबिट में लिख देता है। तो फिर आपने उसको फाइंड आउट करके करेक्ट करना है और नीचे अपना कमेंट देना है। नीचे अपना क्या देंगे आप? कमेंट देंगे। क्लियर? जैसे डेप्रिसिएशन है, गलती कहाँ होती है हमारे से? प्रोविजंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे लायबिलिटी होंगे। प्रोविजंस जितने भी होंगे क्या होंगे हमारे लिए? लायबिलिटीज होंगे। रिजर्व्स फंड जितने भी होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? लायबिलिटी होंगे। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होगा। ड्राइंग्स हमारे लिए एसेट्स होगा। ड्राइंग्स क्या होगा हमारे लिए? एसेट्स होगा। ड्राइंग्स के हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, या तो इसको कैपिटल में से लेस कर देते हैं या फिर इसको हम डेबिट बैलेंस में शो करते हैं। क्लियर? इससे बाद इससे कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इज इट ओके? अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि व्हाट काइंड ऑफ एरर्स मे टेक प्लेस। टोटलिंग की हो जाती है भैया, कॉम्पनसेटिंग होती है, एक मिस्टेक ने दूसरी को कॉम्पनसेट कर दिया। प्रिंसिपल बेस्ड मिस्टेक्स हो जाती है। एक मशीनरी परचेज किया, उसके ऊपर भाड़ा लगाया और उस भाड़े को कैरिज अकाउंट में शो कर दिया, और तो जाना किस में चाहिए था? वो मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है ना? वो थोड़ी एक सिंपल रीडिंग से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है बेटे? ट्रायल बैलेंस बना दें। इज इट ओके? यस और नो? भाई देखो, मेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है, तो एक्चुअल में इतना आसान नहीं है। तो इस करने के बाद हमारे पास जो अगला पार्ट आता है, दैट पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट। दैट पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट। आवाज आ रही है अब? यस नो? मैं स्पीकर वालों को पूछ रहा हूं, आ रही है? अब इसमें क्या करते हैं हम, ये ध्यान से सुनना। अब ये जब आप इसको करेंगे तो आपके सामने दो चीजें आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू नो द पोजीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड देन वी आर इंटरेस्टेड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अब आप कहेंगे साहब, जब निकालना ही हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, तो ग्रॉस को निकालने की जरूरत क्यों है? आएगा ना माइंड में क्वेश्चन। जब सर अभी तो आपने बोला कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, so why not to debit all expenses and losses and just come to know the net profit or net loss? So why we are dividing it in two parts, trading and profit and loss account, in trading account and profit and loss account? भाई एक्चुअल क्या होता है? खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट expenses which have taken place at the factory level, these comes under the trading account, and beyond that part, that will be part of the profit and loss account. क्लियर? अब कई बार क्या दिया होता है, वेजेस एंड सैलरी, एंड सैलरी एंड वेजेस। अभी सैलरी और वेजेस में इनकम टैक्स के हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु कंपनी वगैरह में इसमें क्या करता है कि वेजेस इज बेसिकली पेड टू द पर्संस फॉर देयर फिजिकल वर्क, एंड सैलरी इज पेड फॉर द मेंटल वर्क। तो अगर वेजेस एंड सैलरी है, तो एक मैनेजर तो हमको फैक्ट्री में भी रखना पड़ता है, यस और नो? आजकल तो काफी ज्यादा रखने पड़ते हैं। तो फिर उनका जो सैलरी वगैरह होता है उनको ट्रेडिंग पार्ट में ही डालेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो वेजेस एंड सैलरीज को हमेशा ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, और सैलरी और वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। क्लियर? अब दो चीजें ध्यान रखना भैया। सबसे पहले दिया होता है हमेशा ओपनिंग स्टॉक।
सबसे पहले क्या दिया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट इसको दूसरे जगह पे ले लेते हैं। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है उस स्टॉक को आपने क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ले जाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लेके जाएंगे उसमें? टू ओपनिंग स्टॉक। इसके ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड इसलिए लिखते हैं बिकॉज वी हैव वन अकाउंटिंग पीरियड। बस उसी अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बेटे हम यहाँ पर? परचेज। टू परचेज। क्लियर? अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको लेस कर दो। कई जगह आपको लिखा मिलेगा परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में, कोई फर्क नहीं है, दोनों में इंपैक्ट नहीं आने वाला। देन ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गैस, कोल, वाटर, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन पेपर में आता है अभी 100%। इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली आता है और मुश्किल नहीं होता। और तो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर हमारा ट्रेडिंग पार्ट ये ग्रोस प्रॉफिट तक का ही गलत है तो आगे वाला पक्का गलती होगा। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करने का, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। तो फिर हमने इसमें क्या लिखना है? जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग, ठीक है ना, सिंपल लाइटिंग दिया हुआ है, तो फैक्ट्री वाला तो 100% ट्रेडिंग वाले में जाएगा जाएगा। ऑफिस वाला लिखा तो 100% प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लाइटिंग लिखा, दैट इज योर अजम्पशन, यू कैन टेक इट इन द ट्रेडिंग और यू कैन टेक इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। वो आपके हाथ में, आप उसको जहां लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाद में नोट डाल सकते हैं। तो कैरीज इन और कैरीज आउट हमको एक बार जो डिस्टर्ब करता है वो होता है। जो कैरीज इन होता है इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड कैरीज आउट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक चीज होती है रिटर्न इन एंड रिटर्न आउट। Return in and return out. Sometimes instead of using the word purchase returns and sales return, they are using a word return in and return out. अब return in है तो return in क्या होगा? जो आपने सेल किया और वो वापस आया तो वो सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न आउट क्या होगा बेटे? ठीक है ना, परचेज मतलब रिटर्न आउट, आपने परचेज किया और उसको फिर वापस भेजा। तो दो तीन जानबूझ के वर्ड डाल देते हैं ताकि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। इससे ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? देन वन क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन टू यू, एंड द क्लोजिंग स्टॉक में भी इन टू वैल्यूज मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस दो होगा। तो हमने वहां पर कौन सा लेना बेटे? विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव कन्वेंशंस। कौन सा लेंगे वहां पर? विच एवर इज लेस। इज इट ओके? तो हम उसको वहां पर विच एवरेज लेस के हिसाब से ले लेंगे। ये जानबूझ के डाला जाता है पेपर में। फिर इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा अभी मैं शेयर करूंगा, ऐसा नहीं कि इसी से कराऊंगा। फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। देन रेस्ट ऑफ द ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। एंड देयर में बी सम हिडन ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में एग्जामिनर बोलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन loan at the rate of 10% and amount of loan is given you in the question. Interest on loan is also given in the question. Then you have to verify it, is it properly calculated or there is some deficiency. मान लो भी वो 10,000 रुपए बनता था, 5,000 दिया तो 5,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। 5,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो वो आपको अपने हिसाब से देख के लेना होता है। डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, बैलेंस शीट में से इसको लेस करते हैं। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और जो आपसे मैंने क्वेश्चन शुरू किया था कि भाई हमने इसको वहां पर सीधा ही क्यों नहीं बना लिया? वो इसलिए नहीं बनाया बेटे कि मैं पहले देखता हूँ कि मेरा मार्जिन कितना है। जब मुझे मार्जिन पता लग जाता है देन आई विल थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी आई कैन फॉलो, हाउ मच कैश डिस्काउंट आई कैन गिव। क्लियर? हाउ मच डिस्काउंट, कोई और सेल्स कूपन वगैरह कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो उसका परसेंटेज से हमको पता लग जाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, भाई क्या ग्रोस प्रॉफिट से ज्यादा नेट प्रॉफिट हो सकता है? हो सकता है, अगर मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है। अगर मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या मेरी सेल्स वगैरह से, एसेट्स की सेल्स वगैरह से इनकम ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में है ना? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट दैट इज द टूल। और जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, these are not only and only for understanding the amount of profit and loss, these are basically for the decision making. These are basically tools for the decision making. Clear? Is it okay? अब हम एक यहाँ पर फाइल शेयर करेंगे
और फिर उससे स्पीड से करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटे, वो पिछले वाला क्वेश्चन था आपका एज पर द 56, और उसमें एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मालूम क्या था कि आप एक बैलेंस शीट बनाइए एज पर द कंपैरिजन 1956। अब बैलेंस शीट में कौन से कंपोनेंट है भाई? दो कंपोनेंट थे, एसेट्स और लायबिलिटीज था। दो फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, एक तो सीधा टी फॉर्म में बनाते हैं और दूसरा हम उसको स्टेप वाइज में बनाते हैं कि पहले पार्ट में एसेट्स या लायबिलिटी लिया, दूसरे में दूसरे वाला पार्ट लिया। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, परंतु लोगों ने क्या किया कि एसेट्स वाली आइटम लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी वाली पार्ट एसेट्स में लिख दिया। तो थोड़ी सी तो कॉमन सेंस हमको अप्लाई करना है, ठीक है ना? उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको लेके चलेंगे। कुछ चीजें जो कंफ्यूज करते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इस तरह के हैं, मतलब नोट मोर देन 4-5, उनको आइडेंटिफाई कर लो बेटा पहले से। तो पीछे वाला वो पेपर मैंने देखा था, उसमें सॉल्यूशन भी मैंने बच्चों का देखा, तो उसमें मतलब बिना बात की उसकी खिचड़ी बना दिया। ऐसा नहीं करना है। एक तो आजकल कुछ भी कर लो, आप पहले एक ऐड दिखाएंगे फिर उसको आगे चलाएंगे। तो अब आ गया इनकम स्टेटमेंट, आ गया, दिख रहा है? तो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट द स्टेटमेंट, ठीक है ना, विच तीन पार्ट बनते हैं अभी इसमें। इनकम वाला पार्ट चलता है, बैलेंस शीट बनती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। पांच कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट? 5 कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको बोला था? अमाउंट अर्न बाय वे ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सेकंड इज एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक था भैया एसेट्स, और एक है लायबिलिटीज, और पांचवा क्या बनेगा? उसको बोलते हैं इक्विटी। पांचवे को क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी किसको बोलते हैं? अमाउंट विच इज लायबल टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं उसको इक्विटी वर्ड यूज कर लेते हैं भैया। क्लियर? तो जब हम कोई स्टेटमेंट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फिर एसेट्स, लायबिलिटीज। भैया जो एक्सपेंडिचर था वो एसेट्स में चला गया, और जो इन्वेस्टमेंट के केस में आया था वो लायबिलिटी में चला गया। लायबिलिटी दो तरह की थी, टू दी इंटरनल एंड टू दी एक्सटर्नल। इंटरनल वालों के लिए वर्ड फिर से यूज कर लिया हमने इक्विटी। क्या वर्ड यूज कर लिया उनके लिए? इक्विटी, और दूसरों के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो 5 कंपोनेंट्स आई हैव टू कवर इट। So the two factors will be covered through the income statements, means in the trading and profit and loss account, that is divided in two parts. That the expenses up to the factory level will be the part of trading, and other than that, that will be part of profit and loss account. That will be part of profit and loss account. एक और भी बनता है इसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं भैया, तो ये बैलेंस शीट में भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगेन these assets and liabilities are divided into two parts, current assets and non current assets, means fixed assets. Current assets are those assets which can be converted into cash or near cash within a period of 1 year. Within a period of 1 year, cash in hand, cash at bank, debtors, BR, stock, ठीक है ना, prepaid expenses, ये सारे के सारे क्या हमारे लिए? करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज कौन से बेटे? ऑल दोस ऑब्लिगेशंस व्हिच वी हैव टू सेटल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कौन से हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, वो करंट होंगे। तो ये इसलिए करते हैं कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटी शो करते हैं, भाई करंट को करंट में शो करो, फिक्स्ड को फिक्स्ड में शो करो, करंट को करंट में, उसको फिक्स में करो। जैसे पीछे वाला जो मैं बता रहा ना कि लोगों ने शो किया, तो बीच बीच में दूसरे भी डाल दिए, उससे क्वेश्चन का रिप्लाई तो ठीक आएगा, परंतु इंप्रेशन ठीक नहीं आएगा।
रिप्लाई ठीक आएगा अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो रिप्लाई में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, परंतु एक इंप्रेशन नहीं जाता। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, करंट को करंट में और फिक्स्ड को फिक्स्ड में, बोथ वे, उस साइड भी और इस साइड भी। चलिए, अगर लाइबिलिटीज में मैंने फिक्स से शुरू किया तो एसेट्स में भी मैं फिक्स से शुरू करूंगा। अगर मैंने उस साइड में वो करंट से शुरू किया तो इधर मैं करंट से शुरू करूंगा, ताकि ये सिमेट्री बना रहे। इज इट ओके? जो थर्ड वाला है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा, ये एक अलग यूनिट में आएगा, फिर इसको जब टाइम आएगा इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट हमको क्या बताता है? द स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस व्हिच फर्दर हेल्प अस। कहां ट्रांसफर किया था बेटे प्रॉफिट एंड लॉस को? कैपिटल में ट्रांसफर किया था। किसमें ट्रांसफर किया था हमने? कैपिटल में ट्रांसफर किया था। और कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हुआ बेटे? वो इक्विटीज में ट्रांसफर हुआ यहाँ पर। और इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों है भाई? भाई जो ओनर है, इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, वर्कर्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ठीक है ना, वो सारे के सारे इसकी हेल्प से डिसीजन लेते हैं भी इनका मार्जिन कितना है, इनका मार्जिन कितना, इनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसकी यूजफुलनेस ये है बेटे कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे, मैं तो बोलना आगे बैटरी तो नुकसान हो गया। ये बेटिया है, इनको हमने हायर किया। फर्स्ट मंथ शी हैज गिवन अस 10 केसेस ऑफ इंश्योरेंस, second month she has given us 8 case of insurance, and third month she has given only 2 cases of insurance. क्लियर? तो कितने दिए उन्होंने? 10 20 दिया। और ये बिटिया दूसरे वाली हैं, इन्होंने पहले महीने में दिया 1 केस, फिर 3 केस, फिर 4 केस, और हमने अब एक को थ्रो करना है, एक ही को रखना है। तो इनमें से किसको रखें? सेकंड वाले को रखें। क्यों रखें? क्योंकि उनके रिश्तेदार भी पेंडिंग है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग भी इस तरह से देखता भी, भाई देखो इन्होंने पूरा प्रेशर ले लिया, उन्होंने पहले प्रेशर नहीं माना, अब वो प्रेशर पे आना शुरू हुए, तो अभी वहां पोटेंशियल है, इनके तो मैक्सिमम निकल गया। तो एक्सपीरियंस बेस पे बात बनती है। कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल यूज किया था कि 250 कॉस्ट बना और कैसे उसमें डिसीजन लिया था, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का है, आगे आएगा हमारे सिलेबस में। तो फिर हम जब उस एंगल से जाते हैं तब वो डिसीजन लेते हैं। तो हर टाइम पे हर तरह का डिसीजन नहीं चलता। जब मुझे एक नई मार्केट कैप्चर करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तब मेरा डिसीजन कुछ और होगा, और अदरवाइज मेरा कुछ होगा। एक वर्ड आपने पढ़ा डंपिंग, कि अपनी कंट्री में एक्सपेंसिव और दूसरी कंट्री में इकोनॉमिक बेचना। तो ये अलग अलग तरह के डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं। तो इसमें कहता है कि एक तो ये परफॉर्मेंस बताता है कि व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट और दिस ईयर। फिर दूसरा कहता है कि प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब आप ये किसी कंपनी की हेल्थ देख के, रेट ऑफ रिटर्न का ट्रेंड देख के, देन यू कैन एस्टिमेट इधर आई शुड इन्वेस्ट द मनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और नॉट इन पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। और थर्ड में हेल्प असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेन। दो चीजें ध्यान रखना भाई, कि जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। एक कंपनी आपको 25% रिटर्न देती है, एक 15% रिटर्न देती है, डेफिनेटली वेयर आई शुड इन्वेस्ट द मनी इन 25%, बट with the 25% the degree of risk is more, degree of risk is low, risk and returns are closely associated, liquidity and profitability are again closely associated। तो वो सारे आपको यहाँ पर ये रखना है। परंतु इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इसकी ये है बेटा कि दिस इज अगेन प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। और हिस्टोरिकल अकाउंटिंग किसके बेस पे चला था बेटे? बेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या बनाया बेटे? बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे बेटे, फिर इस पे क्या लिखेंगे? वर्ड एज ऑन। भाई 2 नंबर तो सिंपल इसी चीज के हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और बैलेंस शीट एज ऑन, एज ऑन। तो ये दो चीजें लिखेंगे। और बैलेंस शीट के तो दो ही पार्ट बने, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज। तो क्लियर? जिस दिन बीच में टाइम लगेगा तो फिर इसका आपको न्यूमेरिकल दिखाएंगे। क्लियर? तो एक मेरा पॉइंट है कि अगर आपने इतनी स्टोरी ध्यान से सुनी तो यूनिट नंबर 1 से हम 2 क्वेश्चन आराम से निकालेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा बेटे? कॉन्सेप्ट्स वाला निकलेगा। सेकंड क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई भाई। ट्रांजैक्शन के बाद आपने क्या किया? उसकी रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग के बाद आपने क्या किया? उसका क्लासिफिकेशन किया।
क्लासिफिकेशन में आपने क्या निकाला, उसका बैलेंस निकाला। बैलेंस निकालने के बाद आपने क्या किया, उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। क्लियर? और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आपने क्या किया, यू हैव गॉन थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और फिर उसके हिसाब से आपने इसको क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया। ठीक है ना? फिर उसको फाइनली यूज किया। ठीक है ना? तो एक अकाउंटिंग का आपने एक अपना एक साइकिल बनता है और उसके ऊपर ही वो चलता है। और तो ये बात भी क्लियर है कि जो हम अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, कि हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक मेथड होता है बुक्स बनाने का, तो वो जैसा जैसा चाहेंगे वो उसके हिसाब से वैसा वैसा बनेगा। इज इट क्लियर? तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट टुडेज डोज वाज बिग हाई। तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा। कल वाला जो पार्ट है सेकंड यूनिट का, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटे, दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है ना? छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको दे दूंगा, बड़े आराम से कर लोगे आप। और उनमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसे हैं जो रिवाइज करने के लायक हैं सिलेबस में, कि वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है आजकल। दिस आर नॉट एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल AS6 इज नॉट एप्लीकेबल नाउअडेज, इट इज 10, और 10 भी आउट ऑफ हो गया, अब तो 16 पे बात हो रही है। ठीक है ना? अब तो सिलेबस में है तो हमको करना ही है। और तो उसमें जो सेकंड वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो वो वाला पार्ट कल करेंगे। क्लियर? और मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, देखने में मुश्किल है, परंतु जो बच्चे थ्योरी में हैं वो थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे। समझ में है? तो कल उसको करेंगे। मतलब मेरा पर्पस क्या है, 5 क्वेश्चन करने हैं भाई। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आराम से आपको मिल गए। अगर जिसने तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का उठाना हो, फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेगा। फाइनल अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आता है वो विद एडजस्टमेंट्स आता है। क्या आता है? विद एडजस्टमेंट्स आएगा। जिस दिन थोड़ा टाइम बचेगा उसमें हम शेयर कर लेंगे, या जिस दिन तुम लोग ब्रेकफास्ट हैवी करके आएंगे ना, तो 15 मिनट लंच में से ले लेंगे। ठीक है ना? क्लियर? सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम द पार्टिसिपेंट सिटिंग ऑनलाइन प्लीज? सर फर्स्ट टॉपिक ठीक क्या है। बताया आपने? हाँ जी अर्श जी। सर फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था आपने, ये अकाउंटिंग प्रोसेस बट से एक तो पहले? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला, और दूसरा कि अकाउंटिंग आर्ट है, इसका यूजफुल क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ठीक है ना? और अकाउंटिंग साइकिल क्या है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इसी पार्ट में से न्यूमेरिकल आएगा 100%, वो आएगा रिलेटेड विद द फाइनल अकाउंट। ठीक है बच्चा? हो जाएगा। हैव अ नाइस डे।